जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने देश की सबसे बड़ी खबर। अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, अचरज में पड़ जाएंगे, सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे आखिरकार हमारे देश की अदालत ऐसा फैसला कैसे दे सकती है, ऐसा आदेश कैसे दे सकती है। वो खबर ये है कि दोस्तों सेक्स वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर कि सेक्स वर्कर को लीगल परमिट मिलेगा, कानूनी अधिकार मिलेगा, यानी कि वो अब खुल के सेक्स कर सकती है लाइसेंस के साथ। और इस बारे में बीबीसी ने क्या रिपोर्ट छापी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है कि वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्स वर्कर भी एक रोजगार है, जानिए फैसले का आधार। यानी कि सेक्स वर्कर भी एक रोजगार है, सेक्स को भी एक रोजगार बना दिया है, जबकि अब तक ये हुआ था कि सेक्स वर्कर एक गैर कानूनी काम है, हमारे देश की संस्कृति को खराब करता है, वो मूल अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, सेक्स वर्कर को भी सम्मान से जीने का हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है, ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्करों को सम्मानीय जीवन जीने का हक है, इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। यानी कि कहा है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करे। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पुलिस को भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश का मतलब है कि अब पुलिस सेक्स वर्कर के काम में साधारण परिस्थितियों में बाधा नहीं डाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। वेश्यावृत्ति गैर कानूनी नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली जस्टिस BR गवई और जस्टिस AAS बोपन्ना की 3 जजों की बेंच ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। तीनों जजों की बेंच ने कहा है कि वे सेक्स वर्कर सम्मान से जीने के अधिकार रखते हैं, इनको भी अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने कहा सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर एडल्ट हैं, यह सहमति से वेश्यावृत्ति में हैं, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करती को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश पहला, सेक्स वर्कर्स को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए अरेस्ट, दंडित, परेशान, छापेमारी के जरिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा आदेश है, कोर्ट ने कहा कि वेश्यावलों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, परेशान करना नहीं चाहिए और जुर्माना भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क अवैध नहीं है, केवल वेश्यावलय चलाना गैर कानूनी है। तीसरा आदेश है, सेक्स वर्कर्स की उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार सेक्स वर्कर्स को हर सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिनमें तुरंत मेडिकल और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। चौथा आदेश ये है, सुनिए, सेक्स वर्कर्स के बच्चों को उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी नाबालिग को वेश्यालय या सेक्स वर्कर्स के साथ रहते हुए पाया जाता है तो नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। अगर सेक्स वर्कर ये दावा करे कि नाबालिग उसका बेटा या बेटी है तो इसे सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। अगर दावा सही है तो नाबालिग को ज़बरदस्ती अलग नहीं करना चाहिए। पांचवा आदेश, अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। यानी कि मीडिया को और पुलिस को अरेस्ट करते टाइम उसकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये नहीं दिखानी चाहिए। छठा आदेश, पुलिस को कंडोम के इस्तेमाल को सेक्स वर्कर्स के अपराध का सबूत नहीं समझना चाहिए। आदेश नंबर 7, बचाए गए सेक्स वर्कर को कम से कम 2 से 3 साल के लिए सुधार गृहों में भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि सेक्स वर्कर ने अपनी सहमति दी, उन्हें सुधार गृह से जाने दिया जा सकता है। और 8वां आदेश है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को उनसे जुड़ी किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लागू करना या सेक्स वर्कर से जुड़ी किसी भी कानून सुधार को बनाने समय सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करने चाहिए।
अब आप ऐसे मान लीजिए कि सेक्स वर्कर को अब खुल के सेक्स करने की, अपना व्यापार करने की इजाज़त कोर्ट से मिल चुकी है। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट की 3 जजों ने पुलिस के लिए भी ये आदेश जारी किए हैं और मीडिया के लिए भी ये आदेश जारी किए हैं। और साथ साथ ये भी कहा है कि किन देशों में सेक्स वर्कर को परमिशन दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में, इन देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा मिला है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की। यहाँ पर भी वेश्यावृत्ति कानूनी पेशा है। यहाँ पर यौन कर्मियों के लिए खुद को पंजीकृत कराना और आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य है। यानी कि तुर्की जैसे मुसलमानी देश में जिसमें इस्लामिक शरिया चलता है, आप कैसे मान सकते हैं कि उस मुसलमानी देश में सेक्स वर्कर को लीगल परमिशन दी जाती है। आगे ब्रिटेन में, स्पेन में, मैक्सिको और ब्राज़ील में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड और अमेरिका में भी इसकी परमिशन दी जाती है। वो तो हम खुले तौर पे पर हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका में पोर्न इंडस्ट्री है, जिसको खूब ज़्यादातर लोग जानते हैं, अडल्ट इंडस्ट्री है, इसको लीगल परमिशन दी गई है। वहाँ का कोई भी नागरिक किसी भी टाइम किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री में जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है, अमेरिका में फेसबुक पे हो रही बंदूकों की डील। फेसबुक पे सर्च करके मंगवा सकते हैं आप बंदूक, यानी कि आप कोई भी हथियार फेसबुक पे सर्च करके अमेरिका से मंगवा सकते हैं। अपनी पसंद की गन या सेमी ऑटोमेटिक राइफल। अमेरिका में बीते 2 हफ्तों में 2 बड़ी घटनाओं के बाद से गन कल्चर को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। लोग कानूनी गलतियों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी हकीकत यह भी है कि इन हथियारों को सोशल मीडिया का भी योगदान है। और यह कहने से पीछे तर्क है कि दरअसल फेसबुक के 70% अमेरिकी यूज़र यही वीडियो लिंक के ज़रिए किसी भी तरह की बंदूक या सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। फेसबुक में गन का सौदा आसान। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर यह है, आज का इतिहास। 13 साल चले गृह युद्ध के बाद नेपाल में ख़त्म हुई हिंसा। 240 साल पुरानी राजशाही लोकतंत्र की हुई शुरुआत। 28 मई 2008 इस दिन हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। इसके साथ ही वहाँ 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया है। अगर बात नेपाल के इतिहास की करें तो यहाँ की बागडोर गुप्त वंश को लेकर किरातवंशी, सोमवंशी, लिच्छवी और सूर्यवंशी राजाओं के हाथों में रही है। 1768 में शाहवंश के पृथ्वी नारायण शाह नेपाल की पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीतकर उन पर हुकूमत करने लगे थे। अगले करीब 80 सालों तक यहाँ राजशाह वंश का राज रहा। 1946 में सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने तख्ता पलट करते हुए खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। कहा कि राणा वंश के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, राजशाह वंश का बनेगा। 100 साल तक ये सिस्टम चला। फिर साल 1951 में शाहवंश ने राणा वंश को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाते हुए पूरे सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि पूरे सिस्टम पे अपना कब्जा कर लिया। यानी अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों शाहवंश के बनेंगे और राणा वंश की पूरी टीम की तरह से छुट्टी हो गई। यानी कि नेपाल में जो गृह युद्ध चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और नए लोकतंत्र की शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। आप देख रहे हैं एस अली न्यूज़ नंबर 1। ऐसी ही खबरों को लेके आपके बीच में आता रहूँगा। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।